माननीय सांसदों, बाल संसद के मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नए सदस्य शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजवीर जो कि पंजाब के बठिंडा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे। माननीय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। I, Dargil having been elected as a member of lower house of the Bal Sansad, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुमन वर्मा जो कि तमिलनाडु के मद्रास संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। माननीय सुमन वर्मा। माननीय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं सुमन वर्मा बाल संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का परिचय कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहता हूँ। माननीय रवि कुमार जी, गृह मंत्री। माननीय साहिल खान जी, कोयला मंत्री। माननीय कुमरा ठाकुर जी, वित्त मंत्री। माननीय मानव चौहान जी, रक्षा मंत्री। आदरणीय सदस्यों, आज हम 4 महीने के अंतराल के बाद मिल रहे हैं और मुझे बहुत ही दुख से सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूर्व माननीय सांसद श्री कांता प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन अपने राजनीतिक जीवन में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले श्री कांता प्रसाद जी स्वयं एक बड़े देशभक्त और राष्ट्र के लिए एक मिसाल थे। उनके असामयिक निधन से हमने एक योग्य नेता को खो दिया है और राष्ट्र को ना पूरा होने वाली क्षति हुई है। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुखित परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दें और उनकी आत्मा को शांति मिले। Respected Speaker, I and my party members are saddened by the sudden demise of Shri Kanta Prasad ji, former Jal Shakti, Social Justice and Cooperation Minister, which the country is feeling. History has honored him. Sense of duty towards public service, social justice, we always remember him. I want to express my deepest condolence to the bereaved family. श्रीमती अध्यक्ष महोदय जी, सदन के द्वारा दिवंगत आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि में मैं भी भागीदार हूँ। स्वर्गीय कांता प्रसाद जी के साथी के रूप में कार्य करना मेरा सौभाग्य था। वह अपने मीठे और शांत स्वभाव के कारण सबके प्रिय थे। वह सदा मुस्कुराते रहते और खुले दिल के व्यक्ति थे। हमने उनके निधन से एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनीतिक एवं सार्वजनिक व्यक्ति को खोया है। मैं अपनी ओर से दुखित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करती हूँ।
सदस्यगण अपना अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े होंगे। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 101 सुश्री संस्कृति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय सरकार और विदेश मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईरान इजराइल युद्ध अपने चरम पर नजर आ रहा है। कोई अनुमान नहीं कि कब यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। यह वही युद्ध है जिसने फिलिस्तीन वासियों को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया, शरणार्थी बना दिया और फिलिस्तीन को शमशान बना दिया। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत किस तरफ रहेगा और इसमें भारतीय सरकार की रणनीति क्या रहेगी? हम सरकार से उत्तर चाहेंगे। माननीय विदेश मंत्री जी। Madam Speaker, I thank honorable member for raising this crucial issue. The ongoing conflict in Middle East, particularly between Israel and Iran, has significant implications for global peace and regional stability. As you rightly pointed out, the Middle East is of immense importance to India, both economically and strategically. India's foreign policy is based on non-alignment, strategic autonomy, and peaceful resolution of conflicts. India does not take sides in conflict, and if we support any side, it is side of peace, stability, and dialogue. As our Honorable Prime Minister has stated on multiple international forums, this era is not a war. Our relationship with Israel, Iran, and Arab world is strong, and we advocate for de-escalation and diplomacy. On the Israel-Palestine issue, India continues to support two-state solution. India is actively engaged through multilateral platforms such as the United Nations, calling for immediate cessation of hostilities. Our top priority is the safety of Indian citizens in the region, and we are closely monitoring the situation to ensure their security and well-being. At the end, I would say India's approach is grounded in diplomacy, safeguarding of strategic interests, safety of our citizens, and firmly standing for peace and stability. Thank you. प्रश्न संख्या 102 सुश्री कमल, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। स्पीकर जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत को हटाने के बाद शांति होगी, अमन होगा, विकास की लहरें चरम सीमा पर आएगी। इस सरकार के द्वारा सिर्फ कहा गया था, लेकिन अब की परिस्थितियां तो ऐसा नहीं हो जाती। आज टारगेट किलिंग के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी महीने में 15 से अधिक केस टारगेट किलिंग हो चुके हैं। अब सरकार को कितनी हत्याएं करवाएगी? जैसे कि अभी भी बात है कि 2 कश्मीरी पंडितों की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनका नाम पूछ कर गोली मारी जा रही है। अगर सरकार से इतना पुराना मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि फूलों से नहीं कहूंगी कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगी कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि 2-4 मिनट ही सही पर वक्त तो निकालिए मतलब के लिए, पर वक्त तो निकालिए मतलब। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मोदी जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू और कश्मीर में विकास की लहर अपनी चरम सीमा पर है। धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू और कश्मीर में पहले के मुकाबले आज की परिस्थिति में काफी बदलाव है। जम्मू और कश्मीर में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का निर्माण किया गया है। बच्चों द्वारा सैनिकों पर पत्थर फेंकना समाप्त किया गया है। जहाँ लाल चौक पर हमारा झंडा फहराना बहुत मुश्किल था, आज वहाँ हमारा झंडा बड़ी शान से फहराया जा रहा है। आतंकवादियों को जानू भेजा जा रहा है और आगे भी इसी तरह जानू भेजा जाएगा। जनता के विकास और सुरक्षा के लिए कई प्रयत्न किए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर भी योगी भारत का था और भारत का ही रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सोचिए उस काल में सड़क से दौड़ की जाए जब उन कश्मीरी पंडितों का यह सवाल उस समय की सरकार को पता है। और अगर बात करूं उनके परिवारों की, यह तो पूरा भारतवर्ष जानता है कि उनके साथ कैसे शर्मनाक व्यवहार हुआ। न जाने कितने कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर भागे। उस समय के कार्यकर्ता अपनी नींद में अपने सपनों के धागों को सुलझा रहे थे, तो कहाँ की सरकार थी? धन्यवाद महोदय। मणि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से आप पूछना चाहती हूँ कि वह सरकार के विकास को लेकर काफी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था की GDP 6% से भी कम है। तो आपकी सरकार
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सदस्यों को यह बता दूं कि जीडीपी में गिरावट केवल हमारे देश में नहीं आई है, पूरे विश्व के देशों में यह गिरावट देखी जा रही है। कोविड-19 से पूरे देश की अर्थव्यवस्था उभर रही है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर भी हमारी सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों को भी और अधिक मजबूत किया गया है ताकि अधिक से अधिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। आधारिक संरचना के ढांचे को भी और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे कृषि योग्य तथा सेवा क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का विस्तार हो सके। बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 104 सुश्री मंत्री कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं? चीन भारत विवाद हल हो चुका है, कृपया सदन को अवगत करवाया जाए। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि दो मोर्चे पर युद्ध किसी देश के समक्ष पेश होने वाली ऐसी दुविधा है जिसमें संबंधित सीमाओं पर दुश्मन देश का मुकाबला करना पड़ता है। यह चुनौती उस वक्त बढ़ जाती है जब कोई देश अपनी सीमाओं के बीच फंसे साझा शत्रु को परेशान करने के लिए उस पर संयुक्त भारत अर्थात उसे दो पार्टों के बीच फंसने का अभियान चलाने लगते हैं। कुछ इसी तरह की चिंता का सामना भारत को भी करना पड़ता है। सरकार यह पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर पर दो मोर्चे के युद्ध की बजाय उस युद्ध से बचा जाए। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 सुश्री अमृतपाल कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 को पूर्व हुई है, उनके परिवारों को पेंशन यानी सीसीएस 1972 दी जा या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संसद में बैठे सभी सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए 28 फरवरी 1986 को NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई और इसे सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। आज की तारीख में भारत सरकार 1 जनवरी 2004 के पहले के सभी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार नवोदय समिति के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और इसके लिए लोकसभा में 12 सदस्यीय कमेटी भी बनाएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त नवोदय समिति के कर्मचारियों को पेंशन देने पर न्यायपूर्वक विचार करेगी। धन्यवाद अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 106 श्रीमान प्रिंस कृपया अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद महोदय। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी सांसदों की ओर से तथा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सही दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे देशवासियों के मस्तिष्क से आत्मनिर्भरता का भाव जागृत किया है। और मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की राह पर चल दिया है क्या अभी भी हमारा देश दूसरे देशों के आयात पर निर्भर है? आत्मनिर्भरता को लेकर भारत का एक्शन या रोडमैप क्या है और हम कब तक आत्मनिर्भरता का विकसित देश बनेंगे? धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, विश्व में केवल हमारी ऐसी सरकार है जिसने छोटे छोटे लोगों को आर्थिक सहायता दी है ताकि जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं वह स्वयं हम अपने देश में तैयार कर सकें। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है कि स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा केवल अपने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रयोग में लाया जा सके। इसके लिए हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना, मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी नीतियाँ अपना रही है। कुछ उद्योगों को मिनीरत्न, लघुरत्न तथा महारत्न का दर्जा दिया गया है ताकि वह स्वतंत्र रूप से निवेश कर सके। और मुझे आशा है कि हमारी सरकार के प्रयास से हमारा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जल्द ही प्राप्त होगा। और मैं
मैं निश्चित रूप से देख सकता हूँ कि हमारा ये लक्ष्य 2011 तक पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 सुश्री हरमन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके द्वारा किसानों के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया? अगर लागू किया गया था तो उन्हें वापस क्यों लिया गया? किसानों द्वारा विरोध क्यों हुआ? जो हमारे लिए भोजन की पूर्ति करते हैं, उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं की जा रही? जिनकी वजह से जनता को अन्न का दाना नसीब हो रहा है, उन्हें खुद दो वक्त की रोटी नसीब क्यों नहीं हो रही? ऐसी सरकार किस काम की जो हमारा पेट भरने वालों का पेट नहीं भर सकती? अगर वह कानूनी नीतियाँ सही थी तो उन्हें वापस क्यों लिया गया, और अगर गलत थी तो उन्हें लागू ही क्यों किया गया? माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान विहार के माध्यम से किसानों की हमेशा ही जैसी रही है और किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, जिससे किसानों के खाते में डायरेक्ट रकम दी जाती है, जो कि किसानों के लिए समान निधि है। सरकार जो किसान की फसल का एक ही दाना खरीद रही है और किसान की फसल को वाजिब रेट दे रही है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 108 श्रीमान जशन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि भारत में वंदे भारत ट्रेन चलाने का क्या अस्तित्व है, और सरकार द्वारा मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि भारत बुलेट ट्रेन चलाने वाले देशों में जल्दी शामिल हो रहा है। इस बुलेट ट्रेन की कार्य की जानकारी से सदन को अवगत करवाया जाए। धन्यवाद। माननीय रेलवे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष और सदन को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार की रेल प्रणाली में शामिल होने जा रहा है। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया में से सबसे सरल और बड़े नेटवर्क में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ट्रेन ने यातायात की गति बढ़ाने के लिए नई हाई स्पीड वंदे भारत सीरीज नाम से चलाई है। और रही बात बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन को भी जल्द ही चलाया जाएगा। अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य गति सीमा पर है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 109 सुश्री गुरलीन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Speaker Ma'am, I want to highlight the challenges of non-communicable disease linked with lifestyle changes, emergence of new pathogens causing epidemics and pandemics. These transitions are being fueled by many social and economic developments like globalization, unplanned and unregulated urbanization, changing lifestyle, environment causes, climate change, air pollution, etc. Moreover, greatest part is between rich and poor in access to health services to continue to affect society. Poorest of the poor organizations are at greater risk of communicable disease and NCDs. They are least able to cope with disease resulting from risk factors. In addition, health infrastructure is already overstretched and need to be strengthened to comfort these challenges. Now the high time has come. I want to work the minister to ask about the effective steps being taken by them in this regard. Honorable Health Minister, please. Honorable Secretary, first of all, I want to express my happiness on the concern shown by the worthy members about this matter of great difference, because it is only one person that can change and solve the problem. Respected Madam, I want to state the word that government has implemented so many steps, which include the following: investment in health sector will be increased, focus will be on easy access, excellence and quality. Thank you, respected Madam. Honorable members, I have to make an announcement. On my behalf and on the behalf of honorable members of the House, I have a great pleasure in extending our warm welcome to a delegation consisting of
से कानून मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि वह सीबीआई और ईडी के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जब सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा था तब सरकार का सोई हुई थी। सदा पक्ष के नेता बार बार कहते हैं कि उन्हें विपक्ष को बाहर चाहिए, जो उनकी सत्तावादी सोच को दर्शाता है। जब सीबीआई ने भ्रष्टाचारियों पर छापेमारी की तब भ्रष्टाचारी सहयोगी पार्टी की सहायता से बच निकले। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ अरमान बिकते हैं। अरे जरा तुम जान तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, यहाँ ईमान बिकते हैं। माननीय कानून मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय तथा सभा उपस्थित सभी को यह बताना चाहता हूँ तथा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीबीआई निष्पक्ष थी, है और रहेगी। और जो सदस्य कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आने के बाद नेताओं पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल दिया जाता है, तो इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि धूल डाले चांद नहीं छिपता। और रही बात विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे पड़ने की, अगर उन्हें लगता है कि वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सीबीआई की जांच से क्यों घबरा रहे हैं। मंत्रियों की जांच तो करवा लीजिए। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। अब जब बात ईमानदारी की आ ही गई है तो मुझे हिंदी में प्रसिद्ध पंक्तियां याद आ गई, नीम न मीठी होए चाहे सींचो बूढ़िया घी से। इसलिए आपसे निवेदन है कि सीबीआई को अपना काम करने दें तथा सीबीआई और ईडी पर अकारण आरोप न लगाएं। धन्यवाद महोदय। सुश्री सखनूर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मैडम स्पीकर जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि आप खेल के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बच्चे भी बहुत मेहनत करके तमाम बुलंदियां हासिल करते हैं। हर वर्ष न जाने कितने ही ओलंपिक पैरालंपिक स्तर के खेलों का आयोजन होता है। खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। माननीय खेल मंत्री जी, माननीय महोदय नमस्कार। मैं आपके द्वारा सबसे कोई बताना चाहूंगी कि इस संदर्भ में हम मल्टीपल लेवल पर काम कर रहे हैं। इतनी ज्यादा कमियां, खराबियां या गंदगी थी कि उन्हें जड़ से खत्म करने में इतना वक्त लग रहा है। विभिन्न खेलों से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ियों को उनके खेलों से जुड़े एसोसिएशन के चेयरमैन आदि नियुक्त किया जा रहा है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। खेलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करने के लिए ईमानदार एवं खेल से संबंध रखने वाले चयनकर्ताओं को नियुक्त किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों और खेलों के बीच बनी दीवार को बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया योजना की जा रही है। खेलों के लिए बजट बढ़ा दिया गया है। अगर आप समाचार पढ़ती या सुनती होंगी तो आप यह जरूर जानती होंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय स्पोर्ट्स फैसिलिटी के विकास का यह सबसे बड़ा परिणाम है। अंत में मैं अपने और अपनी सरकार की ओर से यही कहना चाहूंगी, मेडल ला रही है बेटियां लड़कों से ज्यादा, मेडल ला रही है बेटियां लड़कों से ज्यादा। खेल में अपना हुनर आजमा रही है बेटियां, खेल में अपना हुनर आजमा रही है बेटियां। सुश्री वंशिका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या इस भारत देश में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं। छोटी बच्चियों के साथ अनहोनी या रेप की घटनाएं हो रही है, आपका इस पर क्या तर्क है, क्या कर रहा है महिला विकास मंत्रालय। धन्यवाद। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को यह बताना चाहूंगी एवं विश्वास दिलाना चाहूंगी कि भारत की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रात्रि में कार्य करने वाली महिलाओं के
Now, the time of calling attention. श्रीमती पायल, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेलीकम्युनिकेशन मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आईटी सेक्टर में नई तकनीकी के माध्यम से चैटजीपीटी और एआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये चैटजीपीटी और एआई भविष्य के लिए सुरक्षित है? संसद को अवगत करवाया जाए। धन्यवाद। Honorable Telecommunication Minister, please. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर में नई तकनीक का उपयोग जरूरी है और समय के साथ में नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना है, जिसका उपयोग किया जा सकता है और सरकार द्वारा लोगों को साइबर सेफ्टी और साइबर अटैक से अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद। विवेक जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम एवं कोयला मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि देश की सरकार थर्मल पावर स्टेशनों पर कोयले में आपूर्ति के लिए क्या उपाय करेगी? धन्यवाद। माननीय पेट्रोलियम एवं कोयला मंत्री जी, कृपया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार थर्मल पावर स्टेशनों पर उपयुक्त कोयले की सप्लाई कर रही है। रेलवे के माध्यम से कोयले की ढलाई निश्चित समय पर की जा रही है। कोयले की ढलाई के लिए अतिरिक्त मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। धन्यवाद।